नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमावत और आप है मेरे साथ में टेली प्राइम की क्लास में, जहां आज अपन ड्यूल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में अपन पढ़ेंगे और आप सीखेंगे कि किस प्रकार से ड्यूल एंट्री सिस्टम काम में लिया जाता है। कल की क्लास में आपको ई कंटेंट के तहत आपको बता दिया गया था ड्यूल एंट्री सिस्टम की हिस्ट्री और उससे रिलेटेड कुछ तथ्य। ग्रुप्स तो में डिवाइड आज करके उन अपन ग्रुप्स आज अपन इससे आगे की क्लास देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से ड्यूल एंट्री सिस्टम काम में ली जाती। अकॉर्डिंगली ग्रुप्स में डिवाइड करके उन ग्रुप्स में नोट करना, और उन्हीं ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट। तो सिंपल वे में अकाउंट का क्या मीनिंग हुआ कि अकाउंट इज ए नेम ऑफ हेडिंग, हेडर और टाइटल इन विच रिलेटेड ट्रांजेक्शंस टू बी। अब ये 80,000 ट्रांजेक्शन से अगर आपको एक वर्ड आइडेंटिफाई करना पड़े कि आपको वो कहां लिख। कल के आगे की क्लास के आगे कल की जो क्लास थी उसके आगे आज 2-3 दिन थोड़ा गैप लग गया था। उसके बाद की आज की क्लास में आगे का कंटेंट आपको बताया जा रहा है। तो आप ध्यान से समझिए, व्हाट इज एन अमाउंट अकाउंट। जो जहां आपको टर्मिनोलॉजी बताई जा रही थी, उस टर्मिनोलॉजी में आपको अकाउंट क्या चीज होती है, खाता क्या होता है, इसके बारे में अपन जानेंगे। ध्यान से समझिए। तो आपका हो सकता है हालत खराब हो जाए अगर आपने कोई सिस्टम यूज नहीं किया। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है डिक्शनरी का, उसके अंदर 10,000 20,000 वर्ड भी होते हैं। किसी वर्ड तक अगर आपने पहुंचना है तो हमें मिनट्स लगते हैं। वजह क्या है कि वहां एक सिस्टम यूज किया जाता है, उसे अल्फाबेटिकली लिखा जाता है और उसका भी एक तरीका होता है। एंड इसी तरह सपोज करो कोई टेलीफोन डायरेक्टरी है। वैसे आजकल तो मोबाइल के जमाने में हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन पहले बीएसएनएल की हमारे पास आती थी। तो वहां एक शहर के 10-10 15-15 हजार टेलीफोन नंबर होते थे, और अगर किसी पर्सन का हमने टेलीफोन नंबर ट्रेस करना हो तो हमें मिनट्स लगते थे, क्योंकि टेलीफोन डायरेक्टरी लिखने का भी एक सिस्टम फॉलो किया जाता है। अब इसी तरीके से किसी बिजनेस में सपोज करो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं, तो क्या वो बिना सिस्टम के नोट की जा सकती हैं? उसी सिस्टम की हम बात करेंगे। इस सिस्टम को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। सपोज करो कोई कॉलेज है, उसमें 50,000 स्टूडेंट्स हैं, या चलो 5,000 स्टूडेंट हैं। अब 5,000 स्टूडेंट्स को क्या एक ही जगह बैठा के पढ़ा दिया जाएगा, या उनको सबसे पहले ग्रुपिंग में डिवाइड किया जाएगा? देखिए सिस्टम क्या है कि सबसे पहले तो बीए, बीकॉम, बीएससी में डिवाइड करेंगे, फिर बीकॉम में भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर डिवीजन होगी, फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी आगे सेक्शन ए, सेक्शन बी, ऐसे करके हम डिवाइड करते हैं, और अल्टीमेटली 40-50 स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है। फिर उस ग्रुप में हम टीचिंग करते हैं, यानी 5,000 पर्सन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। तो यानी यहां पे एक वर्ड हमने यूज किया, ग्रुप। अब सपोज करो हम किसी एक बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। एक बिजनेस में 80,000 ट्रांजेक्शन है, तो क्या 80,000 ट्रांजेक्शन हम एक ही सीक्वेंस में लिख देंगे, या इसके लिए कुछ सिस्टम फॉलो करेंगे? यहां पे जब हम सिस्टमेटिकली वर्ड की बात करते हैं, देखिए बिल्कुल यहां पे एक सिस्टम फॉलो किया जाएगा। हम सबसे पहले इन 80,000 ट्रांजेक्शन को कुछ ग्रुप में डिवाइड करेंगे। सपोज करो हमने अपनी कंपनी के हिसाब से टोटल 250 ग्रुप्स बनाए। देखिए जब कोई चीज ग्रुप्स में डिवाइड की जाती है तो हमेशा ग्रुप का नाम रखा जाता है। बिना नाम के कोई ग्रुप वर्क नहीं करता, ना आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलता हूं कि कल मैं आपको 2 ग्रुप्स में पढ़ाऊंगा, 3 ग्रुप्स में पढ़ाऊंगा, तो आप किस ग्रुप में आना पसंद करोगे? अब मैंने ये तो बताया ही नहीं कि उन ग्रुप्स के नाम क्या है, उनकी सेंस क्या है। मैं बताता हूं कि कल मैंने बीकॉम वालों को अलग पढ़ाना, बीएससी वालों को अलग और बीए वालों को अलग। आप किस ग्रुप में आओगे? देखिए अब इसके नाम से ही हम इनका नामकरण ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि मैं तो बीकॉम वाले ग्रुप में आऊंगा। मैंने कहा नहीं, हमारा ये स्टाइल नहीं है ग्रुप्स में डिवाइड करने का। मैं किसी दूसरे तरीके से करता हूं कि एक ग्रुप सवेरे 9 बजे होगा, एक 12 बजे होगा, एक 3 बजे होगा। आप किस में आना चाहोगे? तो टाइम के हिसाब से ग्रुप का ऑटोमेटिकली नामकरण हो गया। या मैं बोलता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स मोहन के ग्रुप में होंगे, कुछ सोहन के में होंगे। आप किस में आओगे? तो एक मोहन ग्रुप हो गया, एक सोहन ग्रुप हो गया। तो यानी ग्रुपिंग का एक नाम रखा जाता है।
अब ये 80,000 ट्रांजेक्शन हमारी कंपनी के हिसाब से हमने सपोज करो 250 ग्रुप्स में रिकॉर्ड करनी है। अब हमें 250 नाम चाहिएंगे। अब वो नाम कैसे हो सकते हैं? सपोज करो इनमें से एक ग्रुप का नाम है सेल। अब जिसका मतलब जितने भी 80,000 में से सेल की ट्रांजेक्शन है वो सेल के ग्रुप में चली जाएगी, सेल ग्रुप ही अलग है। उसके बाद अगले ग्रुप का नाम मैंने रखा परचेज, तो जितने भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन परचेज से रिलेटेड होंगे उसकी अलग ग्रुपिंग हो जाएगी। एंड इसी तरह रेंट का ग्रुप अलग है, बैंक का ग्रुप अलग है, XYZ एंड कंपनी कोई है हमारी सप्लायर है या कस्टमर है उसका ग्रुप अलग है। इस तरह से मेरे पास कुल मिला के अपनी इस कंपनी के 250 ग्रुप बने, तो ये 250 अलग अलग नाम है। अब जब ये ट्रांजेक्शन ग्रुप्स में डिवाइड होगी और हर ग्रुप को हमने एक नाम दिया, अब अगर हम बात करें इसी ग्रुप को हम अकाउंट बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप हमने बनाया इसी ग्रुप को हम अकाउंट बोलते हैं। तो अकाउंट की डेफिनेशन हमने कुछ यहाँ पे इस तरीके से लिखी है कि अकाउंट इज द नेम ऑफ हेडिंग, हेडर और टाइटल यूज्ड टू रिकॉर्ड एसोसिएटेड ट्रांजेक्शंस। यानी अगर हमने एक ग्रुप बनाया है सेल्स, तो सेल्स में सेल्स से एसोसिएटेड यानी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस ही आएंगे। अकाउंट इज ए नेम ऑफ हेडर, हेडिंग और टाइटल इन विच रिलेटेड ट्रांजेक्शंस टू बी रिकॉर्डेड, जिसमें सिर्फ एंड सिर्फ उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, दूसरी ट्रांजेक्शंस नहीं होंगी। यानी सबसे पहले ट्रांजेक्शनों की टेक्निकल ग्रुपिंग होगी और हर ग्रुप का नामकरण किया जाएगा, हर ग्रुप का एक नाम रखा जाएगा और उसी नाम को हम बोलते हैं अकाउंट। देखिए अब मैं सपोज करो हमारे पास 80,000 ट्रांजेक्शन है। अब ये ट्रांजेक्शन इस तरीके से ग्रुप्स में डिवाइड होगी और हर ग्रुप से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन है, सपोज करो सेल से रिलेटेड 5,000 ट्रांजेक्शन है आउट ऑफ 80,000, तो पूरी की पूरी 5,000 ट्रांजेक्शन एक ही सीक्वेंस में लिखी जाएंगी, एक ही टाइटल के अंडर आएंगी। उसके बाद परचेज की सपोज करो 1,000 ट्रांजेक्शन है, तो परचेज टाइटल के अंदर सेग्रीगेट होके 80,000 ट्रांजेक्शन में से छंट के परचेज अकाउंट में चले जाएंगे। एंड इसी तरह जितने बाकी अकाउंट हैं ऐसे करके ये रिकॉर्ड होती रहेंगी। तो यहां जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अकाउंट जस्ट एक टाइटल का नाम है जिसमें उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखिए यहां पे जो समझने वाली बात है कि अकाउंट तो हमने कहा कि टाइटल है, बट दूसरी यहां पे समझने वाली बात है कि जब आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंट्स बुक्स लिखोगे, उस कंपनी के लिए कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन होंगे वो उस कंपनी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। एक कंपनी के लिए हो सकता है हमें 200 अकाउंट खोलने पड़े, दूसरी के लिए 1000 भी खोलने पड़े, हो सकता है ट्रांजेक्शन दोनों में बराबर हो। तो डिपेंड अपॉन द कंपनी स्ट्रक्चर कितने अकाउंट हो। देखिए ये बहुत बड़ी साइंस है। जब हम किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करेंगे तो कितने नंबर ऑफ अकाउंट हो, क्या उनके स्पेलिंग हो। कई बार हम ग्रुप्स को क्लब भी करते हैं कि हम सपोज करो ज्यादा ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए दो आइटमों को, दो एस्पेक्ट को भी एक ग्रुप में रख लेते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो फर्नीचर को भी उसी ग्रुप में रखेंगे, फिक्सचर को भी उसी ग्रुप में रखेंगे। तो ऐसे करके कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हो, क्या उनके नाम हो, ये एक बहुत बड़ी साइंस है। जिसने इस सारी बात को सीख लिया उसके लिए अकाउंटिंग बहुत इजी सी हो जाएगी। तो यानी हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके उन ग्रुप्स के अंडर नोट किया जाएगा। एंड उसके बाद अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, देखिए अकाउंटिंग कुछ इस तरह से बनती है, बैलेंस शीट तक हम कुछ इस तरह से पहुंचते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास 80,000 ट्रांजेक्शन थी। अब 80,000 ट्रांजेक्शन हमने हमारी इस कंपनी के हिसाब से हमने 260 अकाउंट क्रिएट किए और उनमें नोट की। तो अब हर अकाउंट का अपना एक रिजल्ट होगा, हर अकाउंट का इंडिविजुअल एक बैलेंस होगा। अब हो सकता है इनमें से 260 अकाउंट में से 60 अकाउंट ऐसे हैं जिनका बैलेंस 0 है। उसके बाद 200 अकाउंट बचे जिनका कोई ना कोई बैलेंस एग्जिस्ट करता है। तो जिनके बैलेंस एग्जिस्ट करते हैं वो ट्रायल बैलेंस में चले जाएंगे। ट्रायल बैलेंस एक ही बनता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस से बनेगी बैलेंस शीट। यानी जो अकाउंटिंग है ट्रांजेक्शन से लेके बैलेंस शीट तक जाते जाते कुछ इस रास्ते से जाती है। तो यहां सबसे पहले जो हमारा एज ए प्रोफेशनल एक काम है, अपनी ट्रांजेक्शन्स को, जितनी भी वेरियस ट्रांजेक्शन्स हो, कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ग्रुप्स में डिवाइड करके उन ग्रुप्स में नोट करना, और उन्हीं ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट। तो सिंपल वे में अकाउंट का क्या मीनिंग हुआ कि अकाउंट इज ए नेम ऑफ हेडिंग, हेडर और टाइटल इन विच रिलेटेड ट्रांजेक्शंस टू बी रिकॉर्डेड। तो होप सो कि ये सारी बात आपने अच्छे से समझी होगी। इसको आप सारे पॉइंट्स को अपने पास नोटिंग में जरूर बना लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको ग्राफिकली भी आपको समझाया है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट उस पे चलते हैं। हम अपनी डेफिनेशन पे दोबारा आते हैं। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट इन टर्म्स ऑफ इक्वल डेबिट एंड इक्वल क्रेडिट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है, हाँ देखिए इसके अंदर आपको अकाउंट की अकाउंट्स क्या चीज़ है, अकाउंट क्या है, ये चीज़ बता दी गई है। तो और उससे पहले आपको थोड़ा सा समझने भी आसान हुआ होगा क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रुप की क्लास ले चुके हैं। ग्रुप्स कितने हैं, वो है उन ग्रुप्स की
जो हेडिंग होती है, ग्रुप्स का जो टाइटल होता है, उन्हीं को अकाउंट्स का नाम दिया जाता है। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया कि ग्रुप्स कौन कौन से हैं। आपको जो सेल्स ग्रुप है, परचेज ग्रुप है, कैपिटल अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, ये सारे ग्रुप्स आपने देखे हैं और उनकी डिटेल भी आपने समझी है। यदि उस क्लास को नहीं देखा है तो आप एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अब आगे जो टर्म्स हैं उसमें आता है आपके डेबिट और क्रेडिट, उनको अपन समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपको कोई समझने में नहीं आए तो आप अपनी राय, अपना मत जो है इस विषय से संबंधित, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें संबल मिलेगा और आप कैसा सोचते हैं इसके बारे में तो आप ज़रूर लिखें। आगे देखिए, क्रेडिट जिसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, डेबिट एंड क्रेडिट को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है जैसे कि हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया है कि इन अकाउंटिंग डेबिट एंड क्रेडिट आर टर्म्स दैट इंडिकेट वेयर वैल्यू इज फ्लोइंग इनटू और आउट ऑफ ए बिजनेस। कि यानी जब कोई ट्रांजैक्शन होती है और किसी अकाउंट को हम डेबिट या फिर क्रेडिट करते हैं तो उसका फ्लो क्या होता है, वो अकाउंट को रिड्यूस करता है या इंक्रीज करता है। देखिए, हम वन बाय वन करके कि डेबिट के साथ इंपैक्ट क्या आता है और क्रेडिट के साथ इंपैक्ट क्या आता है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेबिट की बात करते हैं। देखिए, अगर किसी एक्सपेंसेस के अकाउंट को डेबिट किया जाए, यहां पे हमने लिखा है कि इट इंक्रीज एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रिसीवेबल। अगर हमारे पास कोई एक्सपेंसेस का अकाउंट है और उस अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं तो एक्सपेंसेस की वैल्यू बढ़ती है। एसेट के अकाउंट को अगर हम डेबिट कर दें तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। रिसीवेबल का कोई अकाउंट है, हमने किसी से पैसे लेने हैं, अगर उसका अकाउंट हम डेबिट कर दें तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। इसके उलट अगर हम क्रेडिट की बात करें, अगर देखिए यहां पे हमने मेंशन किया कि इट इंक्रीज इनकम, लाइबिलिटी एंड पेबल्स। अगर हम किसी इनकम के खाते को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि इनकम का जो नेचर है वो क्रेडिट ही होती है, उसका अकाउंट जब क्रेडिट होगा तो इनकम की वैल्यू और बढ़ेगी। अगर किसी लाइबिलिटी के अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं तो उसकी वैल्यू और बढ़ेगी। अगर हम किसी पेबल के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो उसकी वैल्यू और बढ़ेगी। लेकिन अगर हम उल्टा करें, जैसे यहाँ एक्सपेंसेस के अकाउंट को हम डेबिट के बजाय क्रेडिट कर देते हैं तो क्रेडिट करने से एक्सपेंसेस की वैल्यू रिड्यूस होगी। एसेट्स को क्रेडिट कर देते हैं तो उसके अकाउंट की वैल्यू रिड्यूस होगी। रिसीवेबल के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो उसके अकाउंट की वैल्यू रिड्यूस होगी। एंड इसी तरह से क्रेडिट है, अगर हम यहाँ पे इनकम के अकाउंट को क्रेडिट की बजाय डेबिट कर देते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होने की बजाय रिड्यूस होगी। लाइबिलिटी के अकाउंट को डेबिट करते हैं तो रिड्यूस होगी। इसी तरह से अगर हम पेबल्स के अकाउंट को डेबिट करते हैं तो वैल्यू रिड्यूस होगी। इस पूरी बात को हम एक एग्जांपल के जरिए भी समझ लेते हैं। जैसे हमारी बुक्स में एक अकाउंट है टेलीफोन एक्सपेंसेस, अब इसका 60,000 ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है। अब अगर इस अकाउंट को हम 20,000 से और डेबिट कर दें तो इस ट्रांजेक्शन की वजह से इसका जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, 80,000 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं मशीनरी, एक फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट है, इसका 1,00,000 रुपए ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, इसमें हम 20,000 और डेबिट कर दें तो इसका बैलेंस 1,20,000 आ जाएगा, यानी वैल्यू इंक्रीज होगी। उसके बाद हम XYZ, ये सपोज करो हमारा कोई कस्टमर है, इससे हमने पैसे लेने हैं, रिसीवेबल है, इसका बैलेंस ऑलरेडी 50,000 से डेबिट है, हम इसमें 10,000 और डेबिट कर देते हैं तो बैलेंस आएगा डेबिट 60,000। इसी तरह सपोज करो कोई इनकम अकाउंट है, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट है, अब इसका ऑलरेडी 60,000 क्रेडिट बैलेंस है, अब इसको अगर हम और 20 से क्रेडिट कर दें तो इसका जो बैलेंस आएगा वो 80,000 रुपीज आएगा। एंड लेकिन अगर इसको हम डेबिट कर दें, इनकम के अकाउंट को अगर डेबिट कर दिया जाए तो फिर बैलेंस बढ़ने की बजाय घटेगा, जैसे कि हम हमने मेंशन किया है। इसी तरह ABC अकाउंट, ये पहले से क्रेडिट है और क्रेडिट करेंगे तो उसका बैलेंस बढ़ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप कैश अकाउंट की बात करो, हमारे पास 50,000 अवेलेबल था, 10,000 और डेबिट किया तो बैलेंस हो जाएगा डेबिट 60। अगर हम क्रेडिट करेंगे तो अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में प्लस और माइनस का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह अकाउंटिंग में प्लस और माइनस की जगह डेबिट एंड क्रेडिट का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे भी सिस्टम वही है, जैसे मैथमेटिक में अगर प्लस और प्लस को जोड़ें तो बैलेंस भी प्लस आता है, इंक्रीज हो जाता है और सिंबल भी प्लस रहता है। माइनस माइनस को जोड़ें तो वो भी जुड़ता है, वैल्यू बढ़ती है लेकिन सिंबल माइनस जनरेट होता है। लेकिन जब प्लस और माइनस को आप जोड़ो तो वो घटेगा और सिंबल वो आएगा जो बड़ा होगा। वैसे ही हमारे यहाँ पे है, डेबिट और डेबिट भी जुड़ेंगे और क्रेडिट भी जुड़ेंगे, लेकिन क्रेडिट और क्रेडिट जुड़ने के बाद उनका बैलेंस क्रेडिट ही रहेगा। डेबिट जुड़ने के बाद बैलेंस डेबिट ही रहेगा, लेकिन क्रेडिट और डेबिट को अगर आप जोड़ो तो बैलेंस घटेगा और सिंबल वो आएगा जो बड़ा होगा। तो बिल्कुल मैथमेटिकल प्लस और माइनस की बजाय
आप अकाउंट्स में हम क्या यूज करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, और वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखिए जैसे कि अभी हमने डिस्कस, देखिए इसके अंदर आपने अभी समझा कि डेबिट और क्रेडिट क्या चीज़ है। तो डेबिट और क्रेडिट आपने प्लस माइनस के भांति बहुत ही अच्छे प्यारे एग्जाम्पल के तहत समझ चुके हैं। तो डेबिट क्रेडिट और अकाउंट्स तीन टर्म्स आप समझ चुके हैं। अब आपके जो सामने हैं अकाउंट्स के टाइप पढ़ेंगे। इसके बाद में इसकी आगे की जो डबल एंट्री सिस्टम है उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप बड़े ध्यान से समझें। अकाउंट्स यानी कि अकाउंट्स का मतलब हिंदी में अपन यूँ समझ लीजिए खाते कहते हैं, जैसे कि सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट है। तो इन खातों के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने हैं, इसको अपन समझेंगे। और उसको समझने के बाद में उनके नेचर के अकॉर्डिंग ही अपन डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से किया जाता है ये अपन समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आगे किया था कि जो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं वो अलग अलग अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं, और अकाउंट एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स का ग्रुप है। लेकिन जब हम इन ग्रुप्स की, इन अकाउंट्स की बात करते हैं तो ये भी अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन हिंदुओं में भी अलग अलग जातियां हैं, सिखों में भी अलग अलग जातियां हैं, मुस्लिम की भी अलग अलग जातियां हैं। उसी तरह से इन अकाउंट की भी अलग अलग कास्ट है, अलग अलग टाइप है, अलग अलग जातियां हैं। तो जब हम अकाउंट की बात करते हैं तो कुल मिला के अकाउंट्स तीन टाइप के होते हैं। कुछ अकाउंट पर्सनल होते हैं, कुछ रियल होते हैं, कुछ नॉमिनल, यानी ये तीन ही कैटेगरी हैं। अब हमारे पास हो सकता है 200 अकाउंट ओपन हो, किसी कंपनी के लिए हो सकता है 400। उनमें से कुछ अकाउंट पर्सनल होंगे, कुछ रियल होंगे और कुछ नॉमिनल होंगे। जो पर्सनल अकाउंट हैं उनको सॉल्व करने का ट्रीटमेंट अलग होता है, रियल का अलग होता है और नॉमिनल का अलग। लेकिन उस ट्रीटमेंट को अप्लाई तो हम तब कर पाएंगे जब हम किसी अकाउंट को पहचान सकें कि वो पर्सनल है, रियल है या फिर नॉमिनल है। तो आइडेंटिफिकेशन प्रोस्पेक्टिव से हम सबसे पहले पर्सनल अकाउंट को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे पर्सनल का क्या मीनिंग है, अकाउंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। यानी अगर हमारे बिजनेस बुक्स में किसी पर्सन, किसी इंसान का कोई अकाउंट है तो वो पर्सनल अकाउंट है, जिसे इंसान को वैसे हम इंडिविजुअल भी बोलते हैं। या किसी कंपनी का अकाउंट है, या किसी फर्म का अकाउंट है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, ये सारे अकाउंट पर्सनल कैटेगरी में आते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये वही अकाउंट है जिसको हम पार्टी बोलते हैं, जिसके साथ हमारी ट्रांजैक्शन होती है। हमारे बिजनेस की जिस जिस पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होगी, वो पार्टी कोई इंसान भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है। तो जब हमारी उसके साथ ट्रांजैक्शन होगी तो उसका अकाउंट हमारी बुक्स में खुलेगा और उसके अकाउंट को हम बोल लेंगे पर्सनल। तो चाहे किसी इंसान का अकाउंट हो, कंपनी का हो, फर्म का हो, ये सारे पर्सनल अकाउंट हैं। रही बात रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, इसको आगे जाके हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें सारे पेबल्स अकाउंट आते हैं, जैसे सैलरी पेबल, रेंट पेबल वगैरह। तो यहां सबसे पहले आपको पर्सनल अकाउंट को समझना है कि इसमें जस्ट पार्टियां यानी इंडिविजुअल, कंपनी और फर्म्स के अकाउंट आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रियल। देखिए रियल में, रियल को हिंदी में हम नॉर्मली, वास्तविक खाते। रियल को अगर हम हिंदी की बात करें, इसको हम बोलते हैं वास्तविक खाते। तो रियल का यहाँ पे हमने डेफिनेशन मेंशन की है कि रियल अकाउंट आर अकाउंट दैट रिप्रेजेंट टेंजिबल एसेट्स लाइक कैश, बैंक, गुड्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स का मतलब है टचेबल आइटम। ये आइटमों से रिलेटेड अकाउंट है। अगर हमारी बुक्स में कोई भी अकाउंट कैश से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है, या फिर फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, ये सारे के सारे अकाउंट हमारी बुक्स में रियल कहलाएंगे। देखिए जो रियल अकाउंट होते हैं उनकी परपेचुअल नेचर होती है, यानी ये खत्म नहीं होते। साल के एंड में जो बैलेंस बचता है उसे हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। वैसे इस प्रोसीजर को तो जब हम अकाउंटिंग लिखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वास्तविक खातों को हम बोलते हैं रियल, और रियल की पहचान है कि अगर हमारी बुक्स में कैश, बैंक, गुड्स या फिर फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है तो वो अकाउंट होगा रियल। उसके बाद बारी आती है नॉमिनल अकाउंट की, जिसको हम हिंदी में नाम मात्र खाता बोलते हैं। अब नॉमिनल में देखिए 4 आइटम है। अगर कोई भी अकाउंट एक्सपेंसेस या फिर लॉस या फिर इनकम या फिर गेन, इनमें से किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो तो अकाउंट होगा नॉमिनल। जैसे हमारी बुक्स में रेंट का अकाउंट है, स्टाफ सैलरी अकाउंट है, ये सारे के सारे, या कोई इंटरेस्ट इनकम है, या ऑडिट फीस है, ये किसी भी टाइप का ये अकाउंट है, चाहे वो खर्चे का हो, इनकम का हो, एक्सपेंस का हो या गेन का हो, वो अकाउंट कहलाएगा नॉमिनल। तो ये नॉमिनल अकाउंट जो होता है एक तरह से लाभ हानि का खाता कहते हैं। लाभ हानि से, हानि और लाभ जो होता है उसका। रियल अकाउंट होते हैं जो वास्तविक खाते कहते हैं। और जो पर्सनल अकाउंट हैं
इंडिविजुअल अकाउंट्स भी होते हैं, व्यक्तिगत खाते। ये तीन ही टाइप के हो तो सकते हैं, या पर्सनल, रियल या नॉमिनल। नॉमिनल की अगर हम बात करें, देखिए नॉमिनल अकाउंट का जो आउटकम है, या तो नॉमिनल अकाउंट की वजह से एक्सपेंसेस होगा या लॉस होगा, यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाले अकाउंट हैं, और जो बाद में हमारा प्रॉफिट निकलता है कोई भी अकाउंट होगा, पर्सनल या रियल या नॉमिनल। बस आपको यहां पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बात पे कंसंट्रेट करना है कि क्या आप अकाउंट के नाम को देख के ये पहचान सकते हो कि वो अकाउंट पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल। जस्ट आपको आइडेंटिफिकेशंस यहां पे करनी है। उसके बाद पर्सनल अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन आइडेंटिफिकेशंस को आपने अच्छे से समझना है। अब मैं कुछ अकाउंट के आपको नाम लूंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ कि पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो व्यक्तिगत खाते हैं, व्यक्ति से रिलेटेड होते हैं, पार्टियों के खाते होते हैं। रियल अकाउंट्स होते हैं वो वस्तु से, इसको वस्तुगत खाता भी कहते हैं, गुड्स अकाउंट भी बोलते हैं। और यहाँ नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो लाभ और हानि का खाता होता है, हानि लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं इसको। तो इसको आप पहचानिए, देखिए, पूरा ध्यान दीजिए। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो अकाउंट पर्सनल नेचर का है, रियल है या नॉमिनल है। चलिए मैं आपको एक अकाउंट का नाम बोलता हूँ, रामलाल एंड कंपनी। हमारी बुक्स में ये अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? सुरेश कुमार, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। रेंट अकाउंट, स्टाफ सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, कार अकाउंट। तो इस तरह से आपको अकाउंट्स की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ये अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल। अब इनके ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक में, जो है रूल्स ऑफ अकाउंट। देखिए इस टॉपिक के बिगिनिंग में एक बात हमने काफी डिटेल में डिस्कस की थी कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली जब भी हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमेशा दो अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, एक में डेबिट और दूसरे में क्रेडिट। अब यहां पे जो समझने वाली बात है वो मेन बात ये है कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक अकाउंट डेबिट किया जाता है और किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई अकाउंट क्रेडिट होता है। अब इन्हीं अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए अकाउंट्स में हमें कुछ रूल मिले हैं, जिनको हम गोल्डन रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। देखिए क्योंकि हमारे तीन टाइप के अकाउंट हैं, अब पर्सनल का रूल अलग है, रियल का अलग है और नॉमिनल का अलग है। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से लिख लें, और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो, और या फिर इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको कॉमर्स का बंदा बनाएगी। इट मीन्स आपको कॉमर्स सिखाएगी। आप अपने जीवन में कुछ लिखना सीख जाएंगे, या फिर आप जो अकाउंटेंट हैं उनको समझना सीख जाएंगे। आपको कोई बावड़ा पागल नहीं बना सकता। तो वो चीज़ है, इसलिए बड़े ध्यान से समझिए। आप अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे, बहुत बड़ा केस लेन देन, और आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, या समझ लीजिए एक बहुत बड़े सर्विस में लगेंगे। तो आपका लेन देन जो होगा करोड़ों में होगा, अरबों में होगा। तो उस लेन देन को आप समझ पाएंगे कि कहाँ डेबिट हो रहा है, कहाँ क्रेडिट हो रहा है, कहाँ क्या चीज़ हो रही है। तो आपके साथ में आप बड़े अच्छे से ध्यान से इसको समझेंगे तो आप आगे जा कर के मात नहीं खाएंगे। तो बड़े ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए अगर हम पर्सनल के रूल की बात करें तो सिंपल रूल है, पर्सनल कहता है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब अगर इन रूल्स को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो हमें एकदम से पता चलता है कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम अकाउंट को डेबिट करते हैं और किस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किसी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यहाँ आप थोड़ा सा हिंदी में और उस तरीके से भी देख लीजिए इसको। पाना और देना, पाने वाले को बाई DR करते हैं, देने वाले को टू CR करते हैं। CR बोले तो क्रेडिट, DR बोले तो डेबिट। देना यानी कि यहाँ पाना और यहाँ देना, पाना देना। पाने वाले को, पाना मतलब कि जो पैसे पा रहा है, इट मीन्स इसको अपन कैश अकाउंट भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ में ये जो पर्सनल अकाउंट है वो कैश अकाउंट भी है। तो यहाँ अपन क्या कहेंगे, पाने वाले को बाई DR, देने वाले को टू CR। तो पाना जो पा रहा है, जो वस्तु पा रहा है
पाने वाले को बाई डीआर और देने वाले को टू सीआर। मान लो कि अपन बैंक में 5,000 रुपये, सुरेश ने बैंक में 5,000 रुपये जमा करवाए। सुरेश ने बैंक में 5,000 रुपये जमा करवाए। तो पाने वाला कौन है और देने वाला कौन है? यहाँ सीधी सीधी बात है। तो पाने वाला है कौन? बैंक, और देने वाला सुरेश। तो यहाँ डेबिट होगा बैंक और क्रेडिट होगा देने वाला, इट मीन्स कैश। तो इस प्रकार से वोट कम्स इन और वोट गोज आउट। यहाँ वस्तुओं का आपको बताया था, गुड्स अकाउंट भी है, आती और जाती। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे बाई डीआर करो, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे टू सीआर करो। यहाँ लॉस और प्रॉफिट होता है, गेंस जिसको अपन बोलते हैं, हानि और लाभ। इसके अंदर हानि को बाई डीआर और प्रॉफिट को यानी कि जो लॉस है उसको बाई डीआर और प्रॉफिट को जो है टू सीआर किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो आप समझिए एक नई टेक्निक से भी किस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं और दूसरे तरीके से। जैसे हम पर्सनल अकाउंट की बात करें, देखिए यहाँ पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? किसी भी कंपनी, फर्म या इंडिविजुअल से रिलेटेड, किसी पर्सन से रिलेटेड, यानी दूसरी पार्टी से रिलेटेड। अब सोचिए जब हमारी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में किसी तीन में से किसी एक चीज का लेन देन होगा, गुड्स, सर्विसेज या पैसा। अब सपोज करो हमारी किसी के साथ ट्रांजैक्शन होती है, किसी पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होती है, तो उस पार्टी का अकाउंट हमारी बुक्स में खुलेगा। अब उस ट्रांजैक्शन में चाहे गुड्स हो, सर्विस हो या पैसा हो, या तो वो पर्सन लेगा या देगा। अगर सपोज करो हम उसे कोई गुड्स देते हैं तो उस सिचुएशन में वो पर्सन रिसीवर बनेगा उस गुड्स का। हम उसको सर्विस देते हैं तो वो सर्विस का रिसीवर बनेगा। हम उसको पैसा देते हैं तो उस पैसे का रिसीवर बनेगा। और जब वो रिसीवर बनेगा तो उसके खाते को हम डेबिट करेंगे। तो अगर हम किसी पार्टी को गुड्स, सर्विसेज या पैसा कुछ भी दे, उस सिचुएशन में वो रिसीवर बनेगा, खाता होगा डेबिट। लेकिन अगर वो हमें कुछ देता है, जैसे सपोज करो वो कोई भी हमें गुड्स देता है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स दे, ट्रेडिंग आइटम दे, उसका हमसे यहाँ पे डायरेक्टली कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम पर्सनल अकाउंट को यानी उस पार्टी के अकाउंट को सॉल्व यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो जब वो हमें कुछ देगा तो वो गिवर बन जाएगा, तो उसके खाते को हम क्रेडिट करेंगे, चाहे वो हमें गुड्स दे, सर्विस दे या फिर पैसा दे। उस सिचुएशन में अकाउंट क्रेडिट होगा। अब रियल में पर्सन नहीं, रियल में यहाँ पर्सनल नहीं होगा, यहाँ गुड्स होगी। तो गुड्स में वोट कम्स इन और वोट गोज आउट, यानी कि जो वस्तु व्यापार में आती है, आती और जाती, इसको यूं समझ लिया, आती और यहाँ जाती। तो इस तरीके से अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। उस सिचुएशन में वो रिसीवर बनेगा, खाता होगा डेबिट। लेकिन अगर वो हमें कुछ देता है, जैसे सपोज करो वो कोई भी हमें गुड्स देता है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स दे, ट्रेडिंग आइटम दे, उसका हमसे यहाँ पे डायरेक्टली कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम पर्सनल अकाउंट को यानी उस पार्टी के अकाउंट को सॉल्व यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो जब वो हमें कुछ देगा तो वो गिवर बन जाएगा, तो उसके खाते को हम क्रेडिट करेंगे, चाहे वो हमें गुड्स दे, सर्विस दे या फिर पैसा दे। उस सिचुएशन में अकाउंट क्रेडिट होगा। अब रियल में पर्सन नहीं, हाँ देखिए, इसमें रियल में पर्सन नहीं आएगा, इसमें गुड्स आएगी और गुड्स जो वस्तु व्यापार में आती है उसे बाई डीआर डेबिट करते हैं और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट कर देते हैं। और नॉमिनल अकाउंट आपको मैंने पहले भी बता दिया कि इसको अपन कहेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज। यहाँ जहाँ हानि होती है, लॉस, उसको बाई डीआर, और जो प्रॉफिट होता है उसको टू के साथ में क्रेडिट करते हैं। तो फिलहाल के लिए आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम इससे आगे लेंगे और आपको समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप इन नोट्स को अच्छे से समझ लें और लिख लें ताकि आप हमेशा याद रखें और समझ सकें। धन्यवाद।